हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो आपको कहा था कि आपकी एक्सरसाइज 13.3 तो खत्म हो गए थे, लेकिन मैं आपकी एक्सरसाइज 13 का अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। भाई आपके इतने क्वेश्चन दे रहे, हर चैप्टर में बांट लाए भाई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, तो उससे आपका बहुत सा मतलब कि क्वेश्चन बने जा रहा है एंड एक्सरसाइज भी होते जा रहा है और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले भाई हमने सभी चीज किया, जितने भी ठोस आकृति होते हैं उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन तो कर लिया, लेकिन एक चीज की कमी है भाई। एक चीज क्या उसमें कमी लग गई, तो शंकु की छिन्नक। शंकु की छिन्नक भी ठोस आकृति है। अब शंकु की छिन्नक में जैसे कि मान लीजिए बाल्टी छिन्नक के आकार के होते हैं, पहले तो अभी हम बताएंगे भाई छिन्नक किसे कहते हैं। एंड आज मैं इस क्लास में खासकर इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो फॉर्मूला होते हैं वो कहाँ से आते हैं वो बताऊंगे। ऐसे कि हालांकि मैंने ये जो मतलब शंकु की छिन्नक के बारे में आपको पीछे ही पहले ही सब मतलब चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था, लेकिन भाई बहुत दिन हो गए, सोचा एक बार रिवीजन आपका भी हो जाएगा एंड मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है शंकु का छिन्नक। फर्स्ट बात, शंकु का छिन्नक किससे कहते हैं भाई, तो शंकु के आधार का, जब हम शंकु के आधार जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शंकु का आधार जानते कैसे होता है भाई, वृत्ताकार का होता है। ठीक है, उसके समानांतर जब हम ऊपर काटते हैं और फिर उस जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे काट दिया एंड यहाँ से अब इसे हटा दिया, ऊपर वाले जो काटा उसको हटा दिया, तो जो बचा हमारा ये क्या बन गया भाई, शंकु का छिन्नक बन गया। अब बात होती है क्या भाई, शंकु का छिन्नक तो पता चल गया। इसका उदाहरण जैसे कि जान लीजिए बाल्टी। अब ये थोड़ा सा आप उल्टा है, आप इसे सुल्टा कर लीजिए तो आपकी बाल्टी का आकार मिल जाएगा। जैसे कि बाल्टी कुछ इस प्रकार के होते हैं ना, ठीक है, बकेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किसका भाई उदाहरण आ गया, शंकु का छिन्नक का। अब आपको बाल्टी का कहेगा भाई, बाल्टी का ऊंचाई और तिरछा सभी चीज दे देगा एंड कहेगा उसमें कितना पानी आएगा, तो कि फिर क्या करेंगे भाई, तो जानना जरूरी होता है भाई, तो इसलिए हम जानेंगे शंकु के छिन्नक वाले में। तो छिन्नक किसे कहते हैं ये बात तो समझ में आ गई एंड छिन्नक का आकृति भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए भाई, अब हमारा जो मेन काम है वो शुरू करते हैं। कहता है शंकु के छिन्नक का जो आयतन है आपकी किताब में दे रखा है 1/3 पाई इंटू एच, ब्रैकेट के अंदर आल स्क्वायर, बड़ा आल स्क्वायर है, जो छोटा आल स्क्वायर है, जो बड़ा आल इंटू छोटा आल। अब पहले देखिए, मान लीजिए ये हमारा हो गया शंकु का छिन्नक। ठीक है भाई, एंड हम जान ले इसके ऊपर क्या लगता है भाई, ये हमारा जो पहला आकृति होगा उसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। मतलब कि जो पहले का शंकु होगा फिर उसको मैंने क्या कहता है आधार के समांतर ऊपर से काट के हटा दिया, तो जो हटाया मैंने वहां पे इसे लाके जोड़ दिया एंड मैंने इसे डॉटेड लाइन से सूचित किया है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, मैंने इसे बनाया है। ठीक है, एंड अब चलिए देखिए, ये बिल्ट है, इसकी भी तो कोई तिल्जिया होगी भाई, यहाँ पे भी ये बेस में बिल्ट है, इसकी भी कोई तिल्जिया होगी। एंड क्या बता सकते हैं आप, क्या आपको दिख रहा है क्या ऊपर वाले जो हमारी बिल्ट की तिल्जिया होगी, क्या वो नीचे वाली बिल्ट की तिल्जिया की बराबर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती भाई, देखने में लग रहा है बड़ा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो छोटा वाला है उसे हम छोटा आय से सूचित कर देते हैं एंड जो बड़ा वाला है उसे हम बड़ा आय से सूचित करते हैं, या फिर आप R1 R2 नाम भी लग सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये बात हो गई एंड अब बात करते हैं हाइट की। हाइट हमारा मान लीजिए ये शंकु का टोटल यहां से लेके ठीक, टोटल यहां से लेके यहां तक, मतलब कि शुरू से लेके अंत तक जो हमारा पहला का हाइट होगा, सॉरी ये अथी बन रहा है थोड़ा सा जगह देना होगा, ये मान लीजिए ये हमारा हाइट जो है h है, जो कि मैंने इसे सूचित किया। ठीक है, अब देखिए और मैं ऊपर वाले का मतलब कि यहां से लेके यहां तक का टोटल का हाइट मैंने मान रखा है h एंड मैंने जो ये छोटा वाला ऊपर में शंकु है उसका हाइट मैं दे देती हूँ h1। ठीक है भाई, अब देखिए गौर से देखिएगा मैं क्या कहने वाली हूँ। अब हमें चाहिए क्या, आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन।
वो भी किसकी, छिन्नक की आयतन। छिन्नक की आयतन हमारा पिक्चर है बस यहाँ तक ही ये, लेकिन हमें कहाँ से ये शंकु का छिन्नक मिला पहले वो जानना जरूरी है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा एक बड़ा सा शंकु था। अगर हम बड़ा सा शंकु की आयतन में से ये छोटा सा शंकु जो ऊपर में हम समानांतर काट के हटा दिए थे, अगर उसको घटा दे तो जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, छिन्नक बचेगा। तो बड़ा सा शंकु में से जो हमारा बड़ा सा शंकु शुरुआत में था एंड उसमें जो हमने ऊपर में आधार के समानांतर काट के जो हटाया था, अगर उसे मतलब कि देखिए पूरा पहला आपका तो पूरा हो गया एंड पूरा में से जो हमने काट के हटाया उसको मैं हटा दूं तो जो बचता है वो क्या होता है, शंकु का छिन्नक होता है। तो उसी प्रकार अगर आयतन में भी कहूँ क्या, जो बड़ा शंकु का आयतन माइनस जो छोटा शंकु जैसे हमने काट के हटा दिया उसका आयतन, तो इसका तो क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा भाई, जो आकृति बच रही है वो बच रही है हमारा छिन्नक की, तो छिन्नक का आयतन। तो हम आयतन में इसका लिख सकते हैं क्या, बड़े शंकु का आयतन या जो शुरुआत में शंकु थी उसकी आयतन, बड़े शंकु की आयतन एंड माइनस कौन सी शंकु, छोटी शंकु लिख दीजिए, या कटे हुए शंकु की आयतन, मतलब जो काट दिया है शंकु को उसका आयतन, कटा शंकु का आयतन जिसको काट के हटा दिया। ठीक है भाई, चलो जैसे हमें दिखता है शंकु आयतन दिखता है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बड़े शंकु का आयतन, ठीक है भाई चलो करते हैं। अगर देखें तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई। कहेंगे बड़े शंकु का आयतन के लिए हमने आर क्या माना था भाई, आर बड़ा शंकु के लिए क्या है, बड़ा आर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बड़ा शंकु का एच मतलब टोटल देखना है भाई हमें, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक का एच हमने क्या मान रखा है, एच, तो ये एच दे दिया। ठीक है भाई, इसमें से माइनस जो कटा शंकु जो काट के हटा दिया है मैंने, दूर फेंक दिया है उसका आयतन, तो कटा शंकु क्या है भाई, जैसे ही शंकु दिखता है पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर की बात होती है तो हम कटा हुआ शंकु इतना छोटा वाला उसका आर देखते तो छोटा वाला है, तो हम लिख देते 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच, हमने क्या मान रखा है छोटे वाले का h1। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई। तो चलिए अगर कॉमन लेने की बात करें तो क्या क्या कॉमन ले सकते भाई, आपका ना ही एच वाला है ना ही बराबर है ना ही h1 के, ठीक है, एंड ना ही दोनों आर बराबर है, तो बचता है हमारा जो वो कॉमन तो ले सकते हैं 1/3 पाई, कॉमन लिया तो आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है भाई, एंड इसमें कहूँ तो ये दोनों कॉमन लिया तो आर स्क्वायर इंटू h1। ठीक है, अब चलिए ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब फिर से हम अपनी आकृति पे आ जाते हैं, वो भी जो शंकु दोनों जो जुड़ा हुआ उस आकृति पे आ रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताइएगा, आपने तो समरूप त्रिभुज पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे हम बात करें तो उसी के आधार पे हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये मान लीजिए आपका ऊपर में एक त्रिभुज बना था। ठीक है भाई, ऊपर में एक त्रिभुज बना था और एक जो बड़ा सा त्रिभुज है, ठीक है, एक देख लीजिए भाई, एक मान लीजिए ऊपर का त्रिभुज, मतलब समझ लीजिए अभी ये त्रिभुज है आपका। ठीक है, मान के चलिए, एंड जो बड़ा से त्रिभुज को हमने शंकु मान के चला, शंकु है हमारा, लेकिन अभी हम मान ले त्रिभुज, क्योंकि समरूप त्रिभुज से हम इसका सूत्र निकालेंगे। मान लीजिए ये बड़ा वाला है, ठीक है, अब होती है भाई क्या, हम क्या ले, तो कुछ नहीं करना। देखिए भाई, समरूप त्रिभुज का पहचान कैसे पहले करेंगे वो जानना जरूरी है। तो समरूप त्रिभुज में हमारा मान लीजिए कि ये जो हमारा त्रिभुज था ये तो इसी में है, मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे लेखा खींच देता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी और ई, तो एक त्रिभुज बन गया ADE, त्रिभुज बन गया मान लीजिए ADE, एंड एक त्रिभुज हमारा बना हुआ ABC, ABC, दो त्रिभुज। ठीक है, अब बताइएगा दोनों में तो A तो कॉमन ही है भाई, तो A दोनों में बराबर हो गया एंगल। ठीक है, अब देखिए
कौन सी लेखा थी भाई? समानांतर लेखा, ठीक है। तो समानांतर लेखा था भाई, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होंगे, ठीक है। एंड ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है भाई, संगत कोण से क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब यहां से देखिए, समलूप का कहने का मतलब होता है एक जैसा लूप होगा। एक होता है सर्वांग त्रिभुज, एक होता है समलूप त्रिभुज। तो हम अभी बात कर ले समलूप की, जिसका मतलब है एक जैसा लूप तो होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री त्रिभुज की कोण है, यही हम बड़ा सा आकृति बना दे त्रिभुज की, माप कर ले, ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं ये सर्वांगसम है? नहीं। समलूप तो है, एक जैसा लूप तो है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम तभी होता जब अगर हम इस दोनों त्रिभुज को एक दूसरे पे ले जाते तो पूरी ढक लेता, लेकिन ये ढकेगा क्या? ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन एंगल तो सेम बनाया भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी ये संगत कोण से ये कोण बराबर था, एंड ये कोण से ये कोण, मतलब कि अगर देखें तो कोण डी बराबर कोण बी बन गया, एंड कोण ई बराबर जो है कोण सी बन गया है, ठीक है। हमारा तीनों कोण बराबर हो गया, लेकिन क्या त्रिभुज सर्वांगसम है? क्या अगर हम एक दूसरे पे चढ़ाए तो वो झाँक देगा, पूरी जगह को छेक लेगा? तो नहीं छेकेगा। इसलिए ये समलूप त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज कौन सा है? समलूप। सर्वांगसम कब होता है भाई? अलग अलग आकृति देता है दोनों और लंबाई भुजा का समान देता, तब जाके क्या होता है? सर्वांगसम होता, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं समलूप की, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समलूप त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होती है। मैंने बराबर नहीं बोला, मैंने बोला एक ही अनुपात की होती है। वो क्या कहने का मतलब वो भी समझा देती हूँ। पहले ये सब तो समझ गए। अब चलिए मान लीजिए कि मैं लेती हूँ यहाँ पे कोण ई बराबर कोण सी है, तो कोण ई के सम्मुख AD बटा कोण सी के सम्मुख AB, ये एक ही अनुपात के बराबर। फिर अलग से दूसरा भुजा जो संगत भुजा लेंगे, संगत भुजा मतलब जिस अगर इस त्रिभुज का ये भुजा लिए तो उसी का संगत भुजा जो लेंगे वो लेंगे, ठीक है, बट्टा में। एंड मान लीजिए फिर से हम छोटा बड़ा त्रिभुज पहले शुरू किए तो छोटा बड़ा त्रिभुज को पहले फिलफिल करेंगे। मान लीजिए कि हम कोण डी के बराबर लेते हैं AE, आगे मतलब कोण डी है एंड ए इसके सम्मुख भुजा लिया, एंड उसी प्रकार यहाँ पे हम BC के बराबर मतलब कोण B के बराबर लेते हैं AC, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AE बटा यहाँ पे लिख दिया AC। एक ही अनुपात क्यों? काट कूट करेंगे सबका एक रेशियो आएगा। एंड इसी प्रकार अगर कहे तो बचा कौन सा भाई? DE बटा ये हो गया BC। तो समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात हम समलूप त्रिभुज एंड सर्वांगसम त्रिभुज बताना चाह रही थी, एंड इसी से हमारा अब सूत्र आगे का काम जो है यहीं से बढ़ेगा, इसलिए मैंने ये बताया। एंड आपका एक क्वेश्चन रहता है भाई, आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या भाई क्या सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समलूप त्रिभुज हो सकते हैं, हाँ या नहीं? या फिर क्या सभी समलूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो सकते? इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट तक में तो मैं इसका आंसर भी बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं, ये बात हो गई। अब देखिए हम इसी दोनों त्रिभुज का काम करने वाले हैं, एंड अब त्रिभुज से हम इसे शंकु का रूप दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, छोटी सी बात थी, इसको मैंने समझा दिया आपको। अब आते हैं हमारा जो मेन काम है उस पर। हम क्यों इसको मैंने जो आपका समलूप त्रिभुज एक अलग ही बात शुरू कर दी थी, ऐसे त्रिभुज की ये गुण है, त्रिभुज में पढ़ेंगे भाई फिर से। तो चलिए मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज ABC है, सॉरी बड़ा वाला को मान देता हूँ ABC एंड ये है D और E, ठीक है। अब देखिए, और हाँ अभी जो मैंने समलूप त्रिभुज ही बताया था उसकी हाइट का अनुपात भी एक ही अनुपात में होगा। मतलब कि जैसे कि ये हाइट बराबर ये मतलब कि बटा ये हाइट, सभी एक ही रेशियो में चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं आयतन में। आयतन में मुझे चाहिए ऑल H की जरूरत है, तो L का कोई काम नहीं करेंगे। मतलब कि जो साइड वाली भुजा है
इसका कोई काम नहीं करने वाले, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं इस त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की शुरू करते हैं। त्रिभुज AD की ADE, ठीक है। इसका आधा क्या भाई, हमारा छोटा आर, शंकु में लूप दे दीजिए आप भाई, छोटा आर, ठीक है। एंड बात के लिए तो एक बले सी त्रिभुज एंड इसको भी हम थोड़ा देर में अब BC शंकु का लूप दे देते हैं। एंड इसकी जो त्रिज्या हो गई बोले आर हो गई, ठीक है। तो चलिए अब मैंने बोला क्या, अगर बात करें क्या, इसकी हाइट भी जो होती है एक ही अनुपात की होती है। अगर हम छोटे वाले त्रिभुज से शुरू करते हैं तो छोटे वाले को ही ध्यान देंगे। तो मान लीजिए इसका हाइट, छोटे वाले त्रिभुज की हाइट हमने मान रखा था H1, तो H1 बटा इस त्रिभुज की क्या लेंगे भाई, हाइट ही लेंगे, ना कि बेस ले लेंगे, ठीक है। हाइट लेंगे और हाइट ये बड़े से त्रिभुज जो हमने शुरू में, इसका हाइट हमने टोटल लिया था H, तो H1 बटे H बराबर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे H, ये H1 है, ये आपका H है, टोटल H है, नाम अलग है, ये H1 है, ये H है, ठीक है। अब ये बराबर, अब ये देखिए नीचे का बेस, इसका बेस है DE को क्या लिख सकते हैं 2R, छोटा में आर में, बटा इसका क्या है भाई BC, इसको 2 इंटू बड़ा आर लिख सकते हैं, एंड 2 गया, बात खत्म होता है। तो हो क्या गया भाई, H1 बटे H इक्वल टू, मतलब रेशियो जो होगा इसका बराबर होगा छोटकी आर बटे बल्कि आर। इसको हम मान लेते भाई के बराबर है, ठीक है, जो के अनुपात है वो के बराबर है, ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गए। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें तो H1 बट इस आर को हम यहाँ लेते तो कोई दिक्कत, छोटी वाली आर को नहीं, तो यहाँ लेते बराबर, इसको अब यहाँ पे दे आते, मतलब कि H जो हमारा पूरा हाइट था उसको बटे बल्का इक्वल टू के, ठीक है भाई। अब चलिए तो अगर हम कहें H1 बटे छोटा आर बराबर भी के है एंड H बटे बड़ा आर बराबर हमने क्या है के है, ये बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। अब बात करें तो क्या लिख सकते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से, H1 जो कि हमारे छोटे त्रिभुज की हाइट थी, मतलब छोटे शंकु की हाइट थी, H1 बराबर, अब ये आर इस पर गुना में हो जाएगा तो के आर, छोटी आर से गुना किया, एंड बड़ा H बराबर बल्का आर से अब के में गुना हो जाएगा, के इंटू बी का। ये दो बात समझना था भाई, इसी दोनों के लिए मैंने इतना बड़ा शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए अब इसी दोनों का काम हम करते भी हैं। यहाँ तक तो ये दोनों फॉर्मूला लाना था, ला लिया। अब देखिएगा क्या काम होगा, 1/3 पाई यहाँ पे बल्का आर स्क्वायर इंटू, अब देखिए H जो कि बड़ा, सॉरी H है, H1 नहीं है, H जो कि मैंने शंकु की हाइट लेके पूरी चली थी, मतलब ABC, ठीक है, उसकी हाइट लेके चली थी, एंड तो पूरे H बराबर मेरा दिख रहा है K इंटू आर, लिख सकते भाई इसकी जगह पे K इंटू बराबर माइनस, अब होती है भाई छोटका आर स्क्वायर इंटू H है, तो छोटका आर स्क्वायर तो दे देता हूँ इंटू H1 है, H1 भाई किसको लिए थे, तो H1 जो हमारा शंकु की हाइट थी, कौन सी छोटी, शंकु जो हमने काट के हटाया था तो उसकी, तो H1 की जगह जो हमने भी क्या लाया K इंटू आर, ठीक है भाई। अब आपकी जगह हो गई कम, तो मैं क्या करूँ भाई, तो कुछ नहीं करता हूँ, आपकी जो डायग्राम है ना खींचा उसको हटा देती हूँ, ठीक है। आपके जो ये सूत्र है उसे मैं रहने देती हूँ। बस इसे रहने दीजिए, H बराबर, और हाँ ये जो H है पूरे शंकु की हाइट थी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो H बराबर हो गया आपका K इंटू आर, और H1 जो था कटे हुए शंकु की हाइट, ये आपका हो गया है छोटकी थी, सॉरी K इंटू छोटी आर, ठीक है। अब यहाँ से हटा देती हूँ, ये याद रखिएगा पूर्ण शंकु की हाइट है, एंड ये जो था कटा हुआ शंकु की हाइट, कटा हुआ, ठीक है। अब देखिए कितना मजा आएगा आपका, यहाँ तक हो गया भाई। अब देखिए 1/3 यहाँ पे लिख देता हूँ पाई, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या होता है, बल्का आर स्क्वायर इंटू बल्का आर करूँगा तो बल्का आर क्यूब इंटू के, माइनस
छटका आल स्क्वायर इंटू आल कर देता हूँ तो छटका आल क्यूब इंटू के, ठीक है। 1/3 पाई, अब दोनों में के कॉमन है तो के कॉमन बाहर निकाल देता हूँ तो ये हो गया आपके आल क्यूब माइनस बल्का आल क्यूब माइनस छटका आल क्यूब, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो पता होगा भाई, आपने आल क्यूब माइनस मतलब बड़ा आल क्यूब माइनस छोटा आल क्यूब में नहीं सुना है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो सुना होगा। कौन सा, देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है पहले ये मैं बता देती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस में भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए हम यहाँ पे आल ए को मान लेते हैं, मतलब कि ए को बड़ा आल मान लेते हैं तो बड़ा आल क्यूब माइनस बी को मान लेते हैं छोटा आल क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा आल माइनस छोटा आल इंटू बड़ा आल स्क्वायर जो छोटा आल स्क्वायर जो बड़ा आल इंटू छोटा आल। तो हम यहाँ पे इसके बजाय अब ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत, बल्का आल क्यूब माइनस छटका आल क्यूब बला बोलिए। तो चलिए एंड 1/3 पाई के इंटू क्या है भाई बल्का आल माइनस छटका आल इंटू बल्का आल स्क्वायर जोल छटका आल स्क्वायर जोल आल इंटू आल। अब कहेंगे भाई हमारा फॉर्मूला निकल रहा है, दिख रहा है भाई, ट्रैक पे आ चुका लगता है। यहाँ पे से ये देखेंगे मिलाएंगे कहेंगे हाँ निकल रहा है, ठीक है। अब तो 1/3 तो पाई तो शुरू से चल रहा है। अब चलिए 1/3 पाई मैं इसमें के से गुना कर देती हूँ, ठीक है। के से मैं इसको मैं गुना कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा भाई के बल्का आल माइनस के छटका आल, ठीक है। एंड ये इंटू आल स्क्वायर जो बड़ा आल स्क्वायर इंटू प्लस में छोटा आल स्क्वायर प्लस बड़ा आल इंटू छोटा आल। अब इसको हटा देता हूँ भाई जगह फिर से कम होने वाला। तो 1/3 पाई। अब देखिए फिर से हमारा शुरू का नियम पे आ जाइए भाई, के इंटू बड़ा आल किससे लिया था एच जो कि पूर्ण शंकु की हाइट, मान लीजिए टोटल जो शंकु थी वो और इसको जो काट के हटाया, ठीक है। तो ये पूरा की हाइट थी हमारा h, तो इसको हम टोटल लिख देते हैं h माइनस छटका आल इंटू के किसे माना था कटा हुआ शंकु का हाइट मतलब कि इसकी हाइट, वो क्या हो गया हमारा h1 इंटू आल स्क्वायर जो बड़ा आल स्क्वायर जो छोटा आल स्क्वायर प्लस बड़ा आल इंटू छोटा आल, ठीक है भाई। एंड अब बताइएगा पूरा जो शंकु था वो पहले जो पूर्ण रूप से शंकु था वो और जो काट के मैंने हाइट निकाल दी थी तो किसकी हाइट अब बची, इसकी हाइट में से हमने जो काटा हुआ भाग की हाइट निकाल दी तो किस चीज की हाइट बची भाई, हमारा पिक्चर बचा था शंकु, तो शंकु के छिन्नक, अब वो शंकु के छिन्नक की क्या बची हाइट बची। तो हम लिख देते भाई इसके जगह पे हम सीधा लिख दे शंकु के छिन्नक की हाइट एंड जिसे मैं और कहूँ तो h2 से दर्शा देता हूँ, छोटा लूप इसका h2 दे देता हूँ, मैं बड़ा लूप लिखूंगा लगेगा फॉर्मूला क्या ये भाषा बन गया है, ठीक है। तो 1/3 पाई, अब इसे मैं h2 दे देता हूँ नाम और यहाँ पे एक बात लिख देती हूँ शंकु की छिन्नक की हाइट हो गई है, शंकु की छिन्नक की हाइट की मतलब ऊंचाई मैंने h2 दे दिया, ठीक है। तो 1/3 पाई इंटू h2 एंड यहाँ पे कर देता हूँ भाई आल स्क्वायर जो बड़ा आल स्क्वायर जो छोटा आल स्क्वायर जो बड़ा आल इंटू छोटा आल। अब कहेंगे भाई क्या आपने यहाँ पे लेकिन आपका h नहीं मिला, आपने h2 रखा यहाँ पे h रखा। भाई मैं बोल देती हूँ एक बात, यहाँ पे इसने क्या कर दिया होगा शंकु के छिन्नक की हाइट को ही h मान के चला होगा, लेकिन मैंने तो शुरू में ही पूर्ण शंकु की हाइट को h मान दिया था। और मान लीजिए मैं यहाँ पे h2 भी दे देता हूँ, मान लीजिए यही हमारा क्या छिन्नक की हाइट है तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा ना, फॉर्मूला समान हो गया भाई आपका। आपके जो फॉर्मूला 1/3 पाई इंटू h2 नाम रख दिया, ऐसे मैं कह दूं कि शंकु की छिन्नक की ऊंचाई तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 इंटू पाई शंकु की छिन्नक की ऊंचाई गुने बल्का आल स्क्वायर जो छटका आल स्क्वायर जो बड़ा आल इंटू छोटा आल, ये आपके फॉर्मूला आयतन के हो गए हैं जो कि आपको रटने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। तो आपके फॉर्मूला भी मिल गए होंगे। अब इसी से देखिए तो आपकी आयतन का तो फॉर्मूला निकल चुका है भाई, ठीक है।
तो आपके जो क्लास लगते हैं बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आगे क्लास में जो होता है आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। मैंने जब आपको समरूप त्रिभुज बता दी, सर्वांशम में अंतर बता दिया, तो आप यहाँ से ही आप क्या कर सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उसका मैं अगले क्लास में इसको निकाल दूंगी एंड बता भी दूंगी कि कैसे निकालना है। भाई आपको लटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई एक मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट मतलब बीच में, क्या समरूप त्रिभुज सर्वांशम हो सकते हैं एंड क्या सर्वांशम त्रिभुज, सभी सर्वांशम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। तो भाई इसका आंसर जो होगा, जो मैंने सेकेंड लाइन बोली कि हाँ सभी सर्वांशम त्रिभुज वो समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। अब सर्वांशम त्रिभुज का मैंने मतलब बताया था, एक दूसरे को दोनों झांक लेगा एंड उसका कोण जो होगा तो बराबर, इसका मतलब है ही। तो इसका कोण बराबर है तो ये देखने भी एक जैसा लग रहा है एंड तो सभी सर्वांशम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गया। लेकिन सभी समरूप त्रिभुज, जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा और छोटा था लेकिन समरूप था, क्या सर्वांशम हुआ? नहीं। तो अब जो अब मैंने बी बड़ा जो सेंटेंस बोला था वो सही था एंड ये वाला गलत था, ठीक है। तो इसी के साथ आपको जो आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में आगे का 2 फॉर्मूला जो बचे हुए उसको मैं पहले प्रूव कर लूँगी, फिर अगले क्लास में इसका नए नए जो क्वेश्चन होगा आपके सिलेबस में उसको लेके आऊँगी। तब तक जरूर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।